Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Atif Ahmed, your physics teacher. My dear students, welcome to short lecture series. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आज हम ये सीखेंगे कि जब एक मूविंग चार्ज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से गुजरता है तो उसके ऊपर किस तरह से मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है। प्यारे बच्चों, याद रखो, जब तक एक चार्ज रेस्ट पर है उसके पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, लेकिन जब एक चार्ज मोशन में होता है, मूव कर रहा होता है, तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। तो अब ये मूविंग चार्ज जब किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से गुजरता है तो इस चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड और वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों आपस में इंटरेक्शन करते हैं और इनके इंटरेक्शन के नतीजे में एक मैग्नेटिक फोर्स बनती है जो इस चार्ज के ऊपर अप्लाई होती है और उसको अपने रास्ते से हटा देती है, बेंड कर देती है। ठीक है, इसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और याद रहे, मैग्नेटिक फोर्स तब अप्लाई होती है जब दो मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज की और एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों ने इंटरेक्ट किया था और चार्ज के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हुई थी। ठीक है बच्चों, अच्छा, तो ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जिसको मैंने क्रॉस की सूरत में शो किया है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, यानी बोर्ड में ऐसे इंटर हो रही हो, तो फिर उसको हम क्रॉस की सूरत में शो करते हैं। अगर ये बोर्ड से निकल के ऐसे आ रही हो तो फिर हम इस तरह के डॉट्स की सूरत में इसको शो करते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे मूव करता हुआ आया। जैसे ही इसमें इंटर हुआ तो इस चार्ज की एक मैग्नेटिक फील्ड है और एक ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं और उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होती है और वो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होती है और ये चार्ज ऐसे बेंड हो जाता है। इसी तरह से एक नेगेटिव चार्ज ले लिया हमने, वो भी इसी सेम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता हुआ जा रहा है, सेम डायरेक्शन में, ठीक है, विद सेम वेलोसिटी v, लेकिन वो ऐसे नीचे की तरफ ऐसे बेंड हो जाता है। ठीक है बच्चों, अच्छा, डायरेक्शन के बारे में अभी हम बड़ी डिटेल से बात करेंगे। पहले आपको कुछ ज़रूरी बातें बता दूं कि कुछ कंडीशंस होती हैं मैग्नेटिक फोर्स के अप्लाई होने के लिए। सबसे पहली कंडीशन ये है कि चार्ज मोशन में होना चाहिए, क्योंकि अगर चार्ज रेस्ट पर होगा ना तो फिर उसके पास मैग्नेटिक फील्ड होगी ही नहीं। अगर वो मोशन में होगा तब उसके पास मैग्नेटिक फील्ड होगी और मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगी तो ही तो मैग्नेटिक फोर्स बनेगी। ठीक है, तो वेलोसिटी जो है ना वो नॉन जीरो होनी चाहिए चार्ज की। दूसरी चीज़ है कि जो वेलोसिटी है ना वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर परपेंडिकुलर होगी तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से आप एक फोर्स एक्सपीरियंस कर पाएंगे, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, लेकिन अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 90 डिग्री ना हो, कोई और एंगल हो, लाइक 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, तो फिर भी उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो जाती है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि वेलोसिटी का एटलीस्ट वन कंपोनेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ लाजमी तौर पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, या मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वेलोसिटी है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों परपेंडिकुलर नहीं है, इनके दरमियान में एक एंगल थीटा पाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस मैग्नेटिक फील्ड को ना कंपोनेंट्स में ब्रेक किया। एक ये कंपोनेंट आ गया बी साइन थीटा, एक यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंपोनेंट जिसको हम बी कॉस थीटा कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी के साथ ये बी साइन थीटा परपेंडिकुलर है। तो अगर ये दोनों के दरमियान एंगल 90 नहीं है तो बी का एक कंपोनेंट तो ऐसा है ना जो वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो जाएगी। या दूसरी सूरत में आप ये भी कह सकते हैं कि वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। ठीक है, तो देख सकते हैं आप ये वेलोसिटी है, इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक किया, एक ये कंपोनेंट आ गया v साइन थीटा, थीटा के अपोजिट वाली जो होती है साइड उसमें साइन आता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया v कॉस थीटा। तो आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो v साइन थीटा है वो परपेंडिकुलर है, तो इस सूरत में भी इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो जाएगी। ओके, अब रही बात इसकी डायरेक्शन की। डायरेक्शन तो वैसे हम आगे चल के डिटेल में इस पे बात करेंगे, वैसे थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जो एक प्लेन बनाते हैं उस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है हमारे पास फोर्स, यानी v और b दोनों से परपेंडिकुलर। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है
और ये बी है, इन दोनों ने मिलकर ये एक प्लेन बनाया। इस प्लेन से परपेंडिकुलर होती है जी आपकी ये फोर्स, जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और ये आप देख सकते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी परपेंडिकुलर है और ये वेलोसिटी के साथ भी परपेंडिकुलर होती है। और अगर एक पॉजिटिव चार्ज है उसकी फोर्स अपवर्ड अप्लाई हो रही है तो नेगेटिव चार्ज की फोर्स उससे अपोजिट डायरेक्शन में होगी। जैसे आप ये देख सकते हैं ये डाउनवर्ड। यहाँ पर भी आपने देखा कि दोनों हमारे पास चार्ज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों सेम वेलोसिटी के साथ इंटर हो रहे हैं, सेम डायरेक्शन में इंटर हो रहे हैं, सेम मैग्नेटिक फील्ड में इंटर हो रहे हैं। एक के ऊपर अपवर्ड फोर्स लगी है, एक के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगी है। तो जो एक पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई होने की डायरेक्शन है उससे रिवर्स में नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है। ठीक है बच्चों, ओके। अब हम बात कर लेते हैं जी इसके मैथमेटिकल रिलेशन के बारे में। हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है Q और वो मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी V और उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है जहां पे वो इंटर हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो B है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में उसने इंटर होना है। ठीक है, तो जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होगा उसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई होगी। लेट्स से वो फोर्स है हमारे पास F। ठीक है, अब ये फोर्स ना किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है जरा उन पे आ जाइए, पहले उन्हीं से हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे। नंबर 1 पे ये फोर्स डिपेंड करती है वेलोसिटी के ऊपर। जितना ज़्यादा तेज़ी से चार्ज मूव करेगा उतनी ज़्यादा उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी। क्यों? कि तेज़ी से चार्ज जब मूव करेगा तो उसकी जो एक स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन करेगी तो उस वजह से एक स्ट्रॉन्गर फोर्स बनेगी। सो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो फोर्स इंक्रीज करेगी। दूसरी बात, इस फोर्स का जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ भी ताल्लुक है, वो भी डायरेक्ट है। अगर ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ये स्ट्रॉन्गर फील्ड होगी तो चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ अगेन स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन करेगी और एक स्ट्रॉन्गर फोर्स मिलेगी आपको, इसलिए इसके साथ भी इसका डायरेक्ट रिलेशन है। तीसरी चीज़ है चार्ज। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है, इसके साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है। और उसके बाद फिर एंगल थीटा बिटवीन V एंड B। ठीक है, इनके दरम्यान जो एंगल थीटा है साइन ऑफ थीटा के ऊपर ये फोर्स डिपेंड करती है डायरेक्ट रिलेशन में। जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी साइन ऑफ थीटा की उतनी ज़्यादा आपको फोर्स जो है वो मिलेगी। इन तमाम फैक्टर्स को हमने कंबाइन करना और एक बन जाएगा F इज प्रोपोर्शनल टू QVB साइन ऑफ थीटा। समझ गए? ओके, तो प्रोपोर्शनैलिटी के साथ खत्म करेंगे, इक्वल आएगा, साथ में आएगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के, जिसकी वैल्यू होती है यहाँ पर 1। अगर आप 1 पुट कर देंगे तो सिंपली आपको बस रिलेशन मिलेगा F इज इक्वल टू QVB साइन ऑफ थीटा। ये आ गया हमारे पास एक मैथमेटिकल रिलेशन जो कि मैग्नेटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। अब अगर हम इस फोर्स की जो वेक्टर फॉर्म है वो निकालना चाह रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। समझिए, तो आप जरा एक चीज़ नोट कीजिए, आपने एक फार्मूला पढ़ा था जो कि यहाँ पर भी इस्तेमाल होगा, A क्रॉस B, जब वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट पड़ी थी वो इक्वल थी AB साइन ऑफ थीटा। इसमें AB साइन ऑफ थीटा जो है वो हमारे पास मैग्नीट्यूड है और ये जो n है ना, n ये एक यूनिट वेक्टर है। याद रहे कि यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो n है ये एक यूनिट वेक्टर है और n यूनिट वेक्टर हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हमने दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट ली हो और उसका जो रिजल्टेंट हो ना वो दोनों वेक्टर्स के प्लेन के साथ परपेंडिकुलर हो। क्या मतलब इस बात का, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर, ये हमने जी A क्रॉस B लिया, ये तो A क्रॉस B ये दो वेक्टर्स आ गए, ये एक प्लेन बनाते हैं, ये प्लेन बन गया, इस प्लेन से परपेंडिकुलर ऐसे ये रिजल्टेंट बनता है वेक्टर। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है उसको हम n से डिनोट करते हैं। तो यहां पर भी आपने देखा कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो B और V दोनों के साथ परपेंडिकुलर होती है, ये उस प्लेन से परपेंडिकुलर होती है जो V और B मिलकर बनाते हैं। इसलिए इसका जो यूनिट वेक्टर होता है वो भी हमारे पास क्या होता है, n। तो हम यहां पर जो है अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लेके आना चाहते हैं तो हम यूं लिख देंगे F वेक्टर फॉर्म इज इक्वल्स टू QVB साइन ऑफ थीटा और साथ में आएगा यूनिट वेक्टर ऐसे। ठीक है, तो अब इस रूल के मुताबिक देखें Q को आप सेपरेट कर दी, जैसे ये था AB साइन ऑफ थीटा और साथ में यूनिट वेक्टर क्या बन जाता है A क्रॉस B। ऐसे ही Q को अलग कर ले VB साइन ऑफ थीटा और साथ में यूनिट वेक्टर तो क्या बन गया V क्रॉस B। तो इस तरह से आपके पास जब वेक्टर फॉर्म आएगी तो आप लिख देंगे F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। तो असल में ये n साथ में आएगा इसके साथ, ठीक है, डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, तो ये पूरा फॉर्मूला V क्रॉस B बन जाएगा। ये आ गई इसकी वेक्टर फॉर्म, ये एक पॉजिटिव चार्ज के लिए। अब नेगेटिव चार्ज के लिए इसके साथ ऑपोजिट होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, सही है, जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन थी फोर्स की उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट में नेगेटिव होती।
तो इसलिए हम साथ में माइनस लगा देंगे। F इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ये नेगेटिव की आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हम फोर्स को वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज के लिए और नेगेटिव चार्ज के लिए। अच्छा बेटा, उसके बाद फिर हमने बात करनी जी इसकी डायरेक्शन के बारे में। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि भाई डायरेक्शन में आपको जो फोर्स की डायरेक्शन मिलती है वो वेलोसिटी और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों के साथ परपेंडिकुलर होती है। यहां पर बी का एफ के साथ एक परपेंडिकुलर एंगल बन रहा है, वी का एफ के साथ भी एक परपेंडिकुलर एंगल बन रहा है। ठीक है, 90 डिग्री के। तो इसमें जो फोर्स होती है इन दोनों से क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये बेसिकली ये दोनों V और B मिलकर जो प्लेन बनाते हैं ये उस प्लेन से परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ओके जी। उसके बाद इजीएस्ट वे इसका ये होता है मालूम करने का कि हम राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। आप इसमें अपना राइट हैंड लेंगे पॉजिटिव चार्ज के लिए। ठीक है, इसमें जो थंब है वो वेलोसिटी को इंडिकेट करता है, ये जो हमारी फिंगर्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करेंगी, और जो फोर्स की डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर टू द पाम होगी। ऐसे ये देखें, हथेली से परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। समझ गए? तो यहां पर आप देख भी सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए राइट हैंड ले लिया और इसको इनटू द मैग्नेटिक फील्ड कर दिए फिंगर्स को, और थंब देखिए इधर को है क्योंकि चार्ज इधर को मूव करता हुआ ऐसे आ रहा है, तो थंब इधर को आ गया, तो फोर्स किधर लगेगी, ऐसे अपवर्ड। ये देख सकते हैं आप, अपवर्ड लग रही है फोर्स, जिसकी वजह से ये ऐसे इस पाथ पे बेंड हो गया। इसी तरह से जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव के साथ अपोजिट होगी। अगर पॉजिटिव इधर है तो नेगेटिव की आप बिल्कुल रिवर्स कर देंगे, अगर नहीं तो इसके लिए आप यही रूल जो है वो लेफ्ट हैंड के साथ यूज करेंगे। नेगेटिव चार्ज है, लेफ्ट हैंड को यूज करें। ये फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी और परपेंडिकुलर टू द पाम जो है ना, ये हमारे पास इसकी डायरेक्शन आ जाएगी। अब जरा देखो, ये लेफ्ट हैंड है ना, नेगेटिव चार्ज के लिए यूज करूंगा। देखो इनटू द मैग्नेटिक फील्ड जो है इनटू द प्लेन है, इनटू द बोर्ड है, तो ये आ गई इनटू द बोर्ड। थंब जो है मैंने इधर रखा हुआ है क्योंकि वेलोसिटी जो है वो इधर को है, नेगेटिव चार्ज इधर को मूव करता हुआ जा रहा है, तो फोर्स कहाँ लगेगी, परपेंडिकुलर टू द पाम। ये देख सकते हैं आप, तो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है। तो सिंपल सा रूल है, पॉजिटिव चार्ज के लिए राइट पाम, नेगेटिव चार्ज के लिए लेफ्ट पाम। ठीक है, तो आसानी से आप इसकी डायरेक्शन को मालूम कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं जी मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आपके पास जो फोर्स की वैल्यू होती है उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम तब होता है जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। अगर ये परपेंडिकुलर होंगे तो एक मैक्सिमम फोर्स जो है वो अप्लाई होगी। क्लियर हुई बात? अच्छा जी, तो यहाँ पर आप बताएंगे कि व्हेन एंगल थीटा इज 90 डिग्री। ठीक है, तो वैसे भी अगर देखा जाए तो इस मैथमेटिकल रिलेशन के अंदर जो साइन थीटा है ना, इसके अंदर थीटा की वैल्यू अगर आप 90 पुट करेंगे तो साइन थीटा का आंसर आपको मैक्सिमम मिलेगा जो कि +1 होता है। तो जब यहाँ पर 90 डिग्री पुट किया, साइन ऑफ 90 पे 1 होता है, 1 इससे मल्टीप्लाई होकर मिला F इज इक्वल टू Q इंटू V इंटू B। ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स होती है। ठीक है, तो याद रखना आपने, जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होंगे फोर्स मैक्सिमम होगी। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या कि चार्ज किस डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल करता हुआ जाएगा, चार्ज के मूव करने की क्या डायरेक्शन होगी। अब देखो जरा ध्यान से सुनो, ये ऐसे मूव करता हुआ आ रहा था, फोर्स लगी परपेंडिकुलर। याद रहे कि जब भी एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करते हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर आप परपेंडिकुलरली फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करना शुरू कर देता है ऐसे। तो इस वक्त यहां पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी चार्ज पार्टिकल की वो सर्कुलर होगी। चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि जब जब स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करते हुए बॉडी के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर आप फोर्स लगाते हैं तो बॉडी सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देती है। ये फिजिक्स का रूल है। ठीक है, तो यहां पे सर्कुलर पाथ के अंदर ये मूव करेगा। ओके, उसके बाद फिर जीरो फोर्स। जीरो फोर्स कब होगी? जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ द चार्ज दोनों पैरेलल होंगे या दोनों एंटी पैरेलल होंगे। दोनों केसेस के अंदर उसके ऊपर अप्लाई होने वाली फोर्स जीरो होगी। ठीक है, तो एंगल थीटा की वैल्यू जीरो हो या एंगल थीटा की वैल्यू 180 हो एंटी पैरेलल केस के अंदर। ठीक है, तो दोनों केसेस के अंदर फोर्स जीरो होगी। क्यों? देखो F इक्वल टू क्यू भी साइन ऑफ जीरो करोगे, साइन जीरो पे आंसर जीरो होता है। जीरो जब इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा पूरा आंसर जीरो। साइन 180 में भी जीरो होता है, जीरो को इन तीनों से मल्टीप्लाई करोगे पूरा आंसर जीरो। तो कोई मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होगी नहीं। अब जरा एक लम्हे के लिए सोचो, चार्ज मूव कैसे करके जा रहा होगा। अगर इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, चार्ज तो आ रहा था ऐसे स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करता हुआ, ये देखो स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ आ रहा था। अगर इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई हो ही ना तो फिर वो स्ट्रेट ही पास कर जाएगा, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। तो ये जिस डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल कर रहा था
ये उसी डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल करता रहेगा, यानी स्ट्रेट लाइन के अंदर रहेगा, बेंड नहीं होगा। ये बहुत अहम पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा। फिर से बता दूं, जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होंगे तो चार्ज सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। जब ये दोनों पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे तो आपके पास जो चार्ज है वो कैसे फ्लो करेगा, कैसे मूव करेगा, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ के ऊपर। ठीक है, ओके। अच्छा, एक और कंडीशन भी है, वो ये है कि अगर आपके पास जो पार्टिकल है वो न्यूट्रल है, उसके ऊपर चार्ज की वैल्यू 0 है, तो उस केस के अंदर भी उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, ये एक तीसरी कंडीशन थी फोर्स 0 होने की, ये बता दी। अब हम आ जाते हैं जी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, जो कि है हमारे पास हेलिकल मोशन। ये हेलिकल मोशन जो है वो क्या होती है और कैसे होती है। देखो, एक होती है सर्कुलर मोशन, पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करता रहेगा ऐसे। एक होती है स्ट्रेट लाइन मोशन, इधर जाए ऐसे स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक ये वाली मोशन होती है, ये देखो, ऐसे 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 स्प्रिंग लाइक्स। ठीक है, ऐसे स्पाइरल मोशन, स्पाइरल कह लें या उसको आप हेलिकल कह लें, ये इस तरह की मोशन। जब कभी जो आपका चार्ज है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन या वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ ना 0 डिग्री एंगल बनाए, ना 180 बनाए और ना ही 90 बनाए, इसके अलावा कोई और एंगल बनाए, लेट्स से 40 है, 42 है, 50 है, 57 है, 63 है, कोई भी एंगल बनाए। ठीक है, मगर ये तीनों एंगल ना हो, ना 0 हो, ना 90 हो, ना 180 हो, तो फिर वो जो पाथ फॉलो करता हुआ जाएगा वो हेलिकल होगा, उसकी जो मोशन होगी वो हेलिकल होगी। अब बच्चे सोचते हैं कि सर आखिर अब ऐसा क्या होगा, क्यों हेलिकल मोशन होगी, तो उसकी वजह मैं बताता हूँ। बहुत आसान सी वजह बेटा, देखिए इस वक्त जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं हमारे पास, वो ये हैं, लेट्स से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, मैं ऐसे शो कर देता हूँ इसको जी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई। ठीक है, और जो वेलोसिटी है चार्ज की, यहाँ से देखिए आप ऐसे इंटर हो रहा है, तो यहाँ से लेट्स से ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, और ये है जी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ी सी मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको ताकि क्लियर हो जाए आपको। ठीक है, और ये दोनों आपस में एक एंगल बना रहे हैं जी, वो एंगल है हमारे पास थीटा। ठीक, अच्छा, अब देखो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में ना 0 बना रहे हैं, ना 180 बना रहे हैं, और ना ही ये बना रहे हैं जी 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे इसको। एक ये कंपोनेंट आ गया, ठीक है, इसको बोलेंगे हम v cos ऑफ थीटा, और एक ये कंपोनेंट आ गया ऊपर की तरफ, इसको हम बोलेंगे v sin ऑफ थीटा। अब जरा एक लम्हे के लिए सोचो कि ये वाला जो v sin थीटा है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। और जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं तो मोशन कैसी होती है, सर्कुलर मोशन। ये इसको सर्कुलर मोशन कराएगा। और जो ये वाला पार्ट है v cos थीटा और ये मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों क्या है आपस में, क्या पैरेलल। यहां पर जरा गौर कीजिए, जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों पैरेलल होते हैं तो वो चार्ज पार्टिकल को कैसे मूव कराएगा, वो स्ट्रेट लाइन मूव कराएगा। अब एक कंपोनेंट जो है वो परपेंडिकुलर है, एक कंपोनेंट पैरेलल है। परपेंडिकुलर वाला सर्कुलर पाथ मूव कराएगा और जो पैरेलल वाला वो स्ट्रेट मूव कराएगा। जब ये दोनों मोशन कलेक्टिवली चलेंगी, ठीक है, तो ये ऐसे घूमेगा भी और आगे भी चलेगा और आपके पास हेलिकल शेप बन जाएगी ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से जो ऑब्जेक्ट है वो फिर जो चार्ज पार्टिकल है वो हेलिकल मोशन परफॉर्म करता हुआ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।